दोस्तों, मैं रोहित कुमार एबनीशो की ओर से आपका स्वागत करता हूं। थर्ड सेमेस्टर के PYQ एनालिसिस सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन लॉ 1 के इंटायर सिलेबस इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर चर्चा करेंगे और एनालाइज करेंगे कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए कौन कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है और इन टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है। इसके लिए हम लोगों ने 2010 से 2022 तक के क्वेश्चन पेपर को कंसीडर किया है। साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग 2022 में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर स्क्रिप्ट भी देखेंगे। इसी कारण ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के इंटायर सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी। आप ये जान चुके होंगे कि किस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है, क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, और साथ ही साथ जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका आंसर किस तरीके से देना है ताकि आप अच्छा मार्क्स ला सके। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन के पैटर्न और मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करेंगे कि किस टॉपिक से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, किस टॉपिक से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछे जाने का ट्रेंड क्या है और यहाँ से मार्क्स कितना ज्यादा आता है। टॉपिक नंबर 1 है जनरल, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस टॉपिक में यदि हम लोग देखें तो लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर क्वेश्चन लगातार पूछा गया है 2010 से लेकर के 2015 तक, जबकि 16 में नहीं पूछा गया है। 17 में यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है, देन 18 में फिर लॉन्ग क्वेश्चन है, 19 में शॉर्ट क्वेश्चन है, 2021 OBE की वजह से हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, अदरवाइज 22 में फिर से एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है। अगर नेचर ऑफ क्वेश्चन की बात की जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यदि यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो मिनिमम 10 मैक्सिमम 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, बट आप ये कंसीडर कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से लगभग 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा। टॉपिक नंबर 2 है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अगर शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 2010 से लेकर के 2015 तक यहाँ से लगातार शॉर्ट क्वेश्चन आया है। 2016 में यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन आप देख सकते हैं 2016 में लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है। देन 2017 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, 18 में क्वेश्चन यहाँ से नहीं आया है, 19 में आया है। 2020 एंड 21 में कोविड की वजह से यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। अब अगर मार्क्स की बात की जाए तो 2018, 2020 एंड 21 ये 3 साल केवल यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, अदरवाइज यहाँ से क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है। और क्वेश्चन पूछे जाने के पैटर्न की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन तो आता ही है, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन में भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है। इट मींस शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप ये मान के चले अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो लगभग 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। टॉपिक नंबर 3 है द यूनियन एंड द स्टेट एग्जीक्यूटिव। अगर शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 2012 से लेकर के 2016 तक यहाँ लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद यहाँ से 2022 में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 2011, 13, 17, 20 एंड 21। इट मींस अगर देखा जाए क्वेश्चन पैटर्न पूछे जाने के ट्रेंड के हिसाब से तो बहुत ही इरेगुलर यहाँ ट्रेंड आपको देखने को मिलता है। बट फिर भी अगर बात की जाए नेचर ऑफ क्वेश्चन की तो शॉर्ट क्वेश्चन आपको ज्यादा यहाँ देखने को मिलेगा, चाहे 2013 में पूछा गया हो, 11 में पूछा गया हो या 17 में पूछा गया हो। 20 मार्क्स में 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है। इट मींस अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो एक संभावना है कि यहाँ से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और यदि 20 मार्क्स में आया तो भी आप मान के चल सकते हैं कि यहाँ से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। इट मींस 10 to 20 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है यदि आता है तो। टॉपिक नंबर 4 है पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। अगर क्वेश्चन पूछे जाने के ट्रेंड की बात की जाए तो शॉर्ट क्वेश्चन 2010 में पूछा गया है। देन 2013 से लेकर के 2019 तक यहाँ से लगातार शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है। 2021 में OBE की वजह से यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है। 2011 एक ऐसा ईयर है जब यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया है, अदरवाइज इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन लगातार पूछे जाने का ट्रेंड है। और यदि अगर मार्क्स की बात की जाए तो यहाँ 0 से लेकर के 30 मार्क्स तक का क्वेश्चन पूछा गया है। और अगर क्वेश्चन पैटर्न के बारे में बात की जाए तो जनरली यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, बट लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से आप ये मान के चले क्वेश्चन अगर आता है तो 10 to 20 मार्क्स तक का क्वेश्चन आ सकता है। टॉपिक नंबर 5 है लेजिस्लेटिव पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव, जिसमें ऑर्डिनेंस के बारे में बात की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा और गवर्नर के द्वारा, जो दिया हुआ आर्टिकल 123 में एंड 213 में। अब अगर क्वेश्चन पैटर्न के बारे में बात की जाए तो आप देख सकते हैं 2010 से लेकर के 2019 तक यहाँ
लगातार शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जबकि 2020 एंड 21 में ओबीई की वजह से यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया है। अदरवाइज 2022 में भी यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है। केवल एक बार इस पर्टिकुलर टॉपिक से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है, दैट इज इन 2019। तो लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगर मार्क्स की बात की जाए तो आप देख सकते हैं जब भी पूछा गया है यहाँ से क्वेश्चन तो एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ से आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, दैट इज ऑफ 10 मार्क्स। टॉपिक नंबर 6 है यूनियन एंड स्टेट जुडिशरी, और ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर्टिकुलर टॉपिक से हर साल क्वेश्चन पूछा ही जाता है, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो या फिर लॉन्ग क्वेश्चन हो। अगर शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो यहाँ 2010 से लेकर के 2015 तक लगातार क्वेश्चन आया है। 16 में नहीं आया है, देन उसके बाद 17 में क्वेश्चन पूछा गया है। 18, 19, 20 इस वक्त यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आया है। अदरवाइज 21 एंड 22 यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है। अब अगर लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से 2011, 13 एंड 15 केवल ये 3 साल यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया है। अदरवाइज लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से कंटिन्यू पूछा जाता है। अब अगर मार्क्स की बात की जाए तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से मिनिमम 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, जबकि अब तक इस पर्टिकुलर टॉपिक से मैक्सिमम 40 मार्क्स तक का क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप ये मान के चलिए इस पर्टिकुलर टॉपिक से यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ से शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों ही तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अगर मार्क्स की बात की जाए तो यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए। टॉपिक नंबर 7 है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, और ये टॉपिक भी एक ऐसा टॉपिक है जहां से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। और यदि आप बात करें इस पर्टिकुलर पेपर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। अब अगर शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो 2018, 20 एंड 21 में यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। अदरवाइज एवरी ईयर यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है। आप देख सकते हैं कभी कभी यहाँ से 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 4 शॉर्ट क्वेश्चन, 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 2 शॉर्ट क्वेश्चन। इट मीन शॉर्ट क्वेश्चन तो यहाँ से पूछा ही जाता है, मिनिमम 1 होगा, मैक्सिमम 4 तक क्वेश्चन पूछा गया है। अब अगर लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो 2013 एंड 2019 इस 2 साल को छोड़ करके एवरी ईयर यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा गया है। और अगर मार्क्स की बात की जाए तो यहाँ से इस पर्टिकुलर टॉपिक से मिनिमम 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है और मैक्सिमम 60 मार्क्स तक का यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। 60 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से 2011 में पूछा गया है। जैसे आप देख सकते हैं 2011 में यहाँ से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, इट मींस 20 मार्क्स, और 20 मार्क्स में 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया, इट मींस 40 मार्क्स का यहाँ पूछा गया है। टोटल मिलाकर के 60 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 2011 में। 60 मार्क्स को हम लोग आउटलायर के रूप में कंसिडर कर सकते हैं। अब अगर क्वेश्चन पैटर्न की बात की जाए और यदि यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आप ये मान के चल सकते हैं कि यहाँ से 1 लॉन्ग क्वेश्चन प्लस 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। इट मींस मिनिमम 40 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने का ट्रेंड है और ट्रेंड के हिसाब से क्वेश्चन यहाँ से 40 मार्क्स का आना चाहिए। टॉपिक नंबर 8 है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। अगर इस टॉपिक की बात की जाए तो आप देख सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन केवल 2 ही साल पूछा गया है। इसी कारण शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। जबकि यदि लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ 2010 से लेकर के 2022 तक लगातार लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सेप्ट 2019 एंड 20। 19 में यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आया है, 20 में नहीं आया है। इट मींस अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक से कोई क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा 20 मार्क्स का। टॉपिक नंबर 9 है इमरजेंसी प्रोविजन, जहां पर 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी के बारे में बात की जाती है। यहाँ क्वेश्चन पूछे जाने का एक फिक्स ट्रेंड है, जो आप देखेंगे कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी से क्वेश्चन यहाँ नहीं आता है और मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन जब भी आता है प्रेसिडेंट रूल से आता है, दैट इज अंडर आर्टिकल 356। अब अगर यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाने के ट्रेंड के बारे में बात की जाए तो देख सकते हैं बहुत ही इरेगुलर ट्रेंड है यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाने का। बिकॉज 2011, 12 में तो पूछा गया, 13 में नहीं पूछा गया, देन 14 में पूछा गया, 15, 16 में नहीं पूछा गया है। आप देख सकते हैं ट्रेंड यहाँ बहुत इरेगुलर है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए 2010, 11 में यहाँ से पूछा गया है, 12 में नहीं पूछा गया है जो शॉर्ट क्वेश्चन में यहाँ पूछा गया है, 13, 14, 15, 16 में यहाँ से पूछा गया है लॉन्ग क्वेश्चन, और जब लॉन्ग क्वेश्चन 17 में नहीं पूछा गया है तो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है। 18 में यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया है तो शॉर्ट क्वेश्चन आया है 20 मार्क्स का। 19 में फिर 20 मार्क्स का, 20, 21, 22। इट मींस इस पर्टिकुलर टॉपिक से लगातार मिनिमम 10 मैक्सिमम 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप ये मान के चले अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक से कोई क्वेश्चन आता है तो लगभग 20 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आपका सॉल्व हो जाएगा।
अब अगर क्वेश्चन पैटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक नंबर 2, टॉपिक नंबर 5, टॉपिक नंबर 6, टॉपिक नंबर 7, टॉपिक नंबर 3 ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। एंड लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक नंबर 6, टॉपिक नंबर 7, टॉपिक नंबर 8 और टॉपिक नंबर 9 आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। और अगर मार्क्स की बात की जाए, यदि आप टॉपिक नंबर 6, 7 अच्छे से कर लेते हैं तो 70 मार्क्स आपका यहाँ ही बन जाता है। टॉपिक नंबर 8 बहुत छोटा टॉपिक है, टॉपिक नंबर 9 भी बहुत छोटा टॉपिक है। अगर इन दोनों टॉपिक को कर लेते हैं तो आप ये मान के चलिए 110 मार्क्स का क्वेश्चन आप यहाँ से ही सिक्योर कर सकते हैं टॉपिक नंबर 6 से लेकर के टॉपिक नंबर 9 में। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि किस टॉपिक से किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है या किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों, इस तरह के वीडियो को बनाने में काफी समय, मेहनत और रिसोर्सेस लगता है। आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर शेयर करें ताकि एबनिशियो टीम को प्रोत्साहन मिले तथा आपके द्वारा दिए गए फीडबैक पर काम करके और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक लाया जा सके। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद नीडी वन। इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड क्वेश्चन पैटर्न चर्चा करने के बाद अब हम लोग देखते हैं किस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है। लाइक टॉपिक नंबर 1 है अपना जनरल, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के एसेंशियल फीचर या ब्रॉड फीचर के बारे में पूछा जाता है, जिसमें आपको बताना होता है कि ये लैंडियस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस है, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, जो कि आपका आर्टिकल 368 में दिया हुआ है। 2 तरह का अमेंडमेंट है, उसके बेसिस पर ही ये बातें होती है। देन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होता है, सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशरी सुप्रीमेसी आपको यहाँ देखने को मिलती है, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, सेक्युलर स्टेट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सिंगल सिटीजनशिप, इंडिपेंडेंट बॉडी, ये सारा का सारा इसका एसेंशियल एंड ब्रॉड फीचर है जिसके बारे में आपको बताना होता है। देन क्वेश्चन आता है कि इमरजेंसी प्रोविजन में जहां बात करते हैं फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में, वहां इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी हो जाता है, तो उससे रिलेटेड चीजें आपको बतानी होती है। अगर ये क्वासी फेडरल है तो वो कैसे है, नहीं है तो कैसे नहीं है, इसके बारे में आपको पूछा जाता है क्वेश्चन। यूनिटरी विद फेडरल फीचर, खास करके क्वेश्चन जब भी आता है इसके बेस पर ही होता है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के वेरियस प्रोविजंस एंड केस लॉ आपको साइट करना होता है। समटाइम्स क्वेश्चन बेसिक स्ट्रक्चर पे आता है, व्हाट इज द थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ये कैसे प्रोपाउंड हुआ, इसके डेवलपमेंट के बारे में आपको बताना होता है। देन थर्ड टाइप का क्वेश्चन होता है प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म पे। यदि हम लोग बात करते हैं फेडरलिज्म के बारे में तो इसके क्लासिकल कॉन्सेप्ट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और इंडिया कैसे इस क्लासिकल कॉन्सेप्ट से डिफर करता है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में खास करके थिंकर्स को लेकर के क्वेश्चन आता है, उनके द्वारा दिए गए स्टेटमेंट पर, और आपको बताना होता है कैसे ये फेडरल है, किस थिंकर ने कहा है और क्यों कहा है, यूनिटरी है, क्वासी फेडरल है, कोऑपरेटिव फेडरल है या कम्युनिटी फेडरल है, इसके बारे में अलग अलग थिंकर ने अलग अलग बातें कही थी, उसके बेसिस पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आपको डिफाइन करना होता है। देन फिफ्थ टाइप का क्वेश्चन जो आता है दैट इज इंडियन फेडरल मॉडल, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस पर ही आता है कि जो इंडियन फेडरल मॉडल है वो एसिमेट्रिकल मॉडल है, बिकॉज ये क्लासिकल फेडरल नेशन से डिफरेंट है। और वैसे भी आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो वहां यूनियन ऑफ स्टेट्स के बारे में चर्चा किया गया है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट के बारे में, इसे भी आपको बताना होता है। देन जो इंडियन स्टेट है दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट्स विदाउट यूनिटी, इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है। एक बार क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग सेंटर के रिलेशन में सेंटर स्टेट रिलेशनशिप को लेकर के भी आया हुआ है, जिसमें कमीशन के रिपोर्ट के बारे में बात की गई थी और खास करके सरकारिया कमीशन जो कि 1983 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है उसके बारे में बात हुई थी। अदरवाइज इसमें राजा मन्नार कमेटी, सरकारिया कमीशन, वेंकट चलैया कमेटी एंड पुंची कमीशन, ये इंपॉर्टेंट कमीशन है जो कि सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में बात करता है। उसके बाद एक बार क्वेश्चन ऐसा भी आया है कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के ऊपर अपना लॉ बनाने के लिए, एंड दैट इज रिलेटेड टू योर केस लॉ, और वो केस लॉ है स्टेट ऑफ बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक में इंपॉर्टेंट केस के बारे में चर्चा की जाए तो केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात होती है, जबकि एसआर बोमई वाले केस में अगर देखा जाए तो फेडरल स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में बात होती है। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये कोल केस है जो कि मैंने आपको पहले बताया कि कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर स्टेट में अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उस पर कानून बना सकती है, उसके बारे में बात आपको इसमें की गई है। देन राय साहब राम जवाया कपूर वाला केस जो है वो बुक के केस पर है। कुलदीप नायर का केस नो वायलेशन ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करता है, जबकि स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इसमें आप देखेंगे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इसके बारे में बात की गई है। जबकि IR कोयलो वाला केस इंपॉर्टेंट होता है 9th शेड्यूल को लेकर के। अब एक बार इसमें पूछे गए क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए, इनर फेडरल मॉडल इज एसिमेट्रिकल मॉडल, क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है। पार्लियामेंट्री पावर ऑफ लाइसेंस टू एक्वायर प्रॉपर्टी,
वेस्ट बंगाल वाला केस है। देन उसके बाद फेडरल स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है लॉन्ग क्वेश्चन में। प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन ये फिर वेस्ट बंगाल वाला क्वेश्चन हो गया। यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन विद फेडरल फीचर क्वेश्चन आ चुका है। नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको बात करना है और उसके फेडरलिज्म को कैसे चैलेंज किया जा सकता है, जिसमें आपको सारे फीचर्स के बारे में बताना होगा, इंक्लूडिंग इमरजेंसी प्रोविजन। देन आप ये देखिए सरकारिया कमीशन पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, ब्रॉड फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना है। ये क्वेश्चन यूनियन विदाउट यूनिटी, और यहाँ आप क्वेश्चन दे सकते हैं आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स इंडिया एज यूनियन ऑफ स्टेट रेदर देन फेडरेशन। तो आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए और आप यहाँ से इजी वे में क्वेश्चन कर सकते हैं। देन टॉपिक नंबर 2 है द यूनियन इन इट्स टेरिटरी, और अगर यहाँ से देखा जाए 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है दैट इज सेसेशन से, और आपको ये मालूम होना चाहिए कि सेसेशन का मतलब होता क्या है। साथ ही साथ सेसेशन के साथ लीज क्या होता है, ट्रांसफर क्या है, ट्रीटी क्या है, अग्रीमेंट क्या है, और यदि सपोज सुनामी अगर आई है और उस कंडीशन में इंडिया का कोई पार्ट समुद्र के अंदर अगर चला जाता है तो क्या उसे भी सेसेशन कहेंगे। तो उस कंडीशन में आपको सेसेशन का मीनिंग अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए, इसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब सपोज ऐसा होता है कि इंडिया अपने किसी पार्ट को किसी अदर कंट्री को अगर दे रही है तो उसमें पार्लियामेंट का क्या पावर होता है, उसके लिए क्या रिक्वायर्ड लेजिस्लेटिव एक्शन लेना है, क्या वहां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगा, इसके बारे में आपको चर्चा करना है। देन सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आता है दैट इज रिलेटेड टू क्रिएशन ऑफ अ स्टेट दैट इज गिवन अंडर आर्टिकल 3। उसमें फिर आपको बताना होता है व्हाट इज द पावर ऑफ द पार्लियामेंट और प्रोसीजर क्या है क्रिएशन ऑफ स्टेट को लेकर के। अगर आप किसी स्टेट के नेम को अल्टर करते हैं तो उसमें पार्लियामेंट का पावर क्या है, प्रोसीजर क्या है, और जो भी अफेक्टेड स्टेट है उसमें उसका रोल क्या होता है, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा क्वेश्चन आता है कि यदि एग्जिस्टिंग कोई भी अगर स्टेट है उसके बाउंड्री में किसी भी तरह का अल्टरेशन होता है, उस कंडीशन में क्या वो अफेक्टेड स्टेट कुछ कह सकता है या फिर कैसे हम उसमें चेंजेस ला सकते हैं, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेनली ये 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आता है जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेसेशन वाला क्वेश्चन। आपको इसका कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। अब जैसे आपको मालूम होगा जो बेरूबरी वाला केस था और इसमें मालूम होगा कि 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है और उसके बाद बेरूबरी का एरिया पाकिस्तान को दिया जाता है, जबकि राम किशोर सेन वाले केस में इस 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को चैलेंज किया जाता है। जो परपेचुअल लीज का क्वेश्चन आता है वो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस सुकुमार सेन गुप्ता वाला केस है, वहां से क्वेश्चन बनता है और यहाँ पर ही 3 बीघा गलियारा वाला केस आपको आता है। एनएम साहिब वाले केस में 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है जिसके तहत पुडुचेरी इंडिया का पार्ट हो जाता है, और ऐसा ही एक बीच में केस है आरसी पोडियाल का जिसके तहत 37th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है और सिक्किम को इंडिया का पार्ट बनाया जाता है। बाबुल पराठे वाला केस यह बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पर है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जाता है स्टेट्स नीड नॉट बी रेफर्ड अगेन टू द कंसर्न लेजिस्लेशन ऑफ द चेंजेस आर मेड बाय द पार्लियामेंट इन ओरिजिनल बिल, कि स्टेट को दोबारा रेफर नहीं किया जाएगा यदि रिऑर्गेनाइजेशन हो रहा है पार्लियामेंट के द्वारा। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस लेजिस्लेटिव एक्शन अग्रीमेंट टू सीड अवे अ पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी, सेसेशन वाला केस आ गया। देन 2019 में हम लोग देखते हैं अग्रीमेंट विद अ फॉरेन कंट्री असर्टेनमेंट ऑफ टेरिटोरियल बाउंड्रीज, तो उसमें क्या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगा या नहीं होगा इसके बारे में बात है। देन प्रोसीजर फॉर क्रिएशन ऑफ ए न्यू स्टेट, 2015 में आप देख सकते हैं परपेचुअल लीज वाला क्वेश्चन है 3 बीघा गलियारा जो सुकुमार सेन गुप्ता वाला केस है वहां से है। अब क्या सेसेशन इंडियन टेरिटरी का हो सकता है उस पर क्वेश्चन है। प्रोसीजर क्या है इस पर क्वेश्चन आ चुका है। पार्लियामेंट का पावर क्या है सीड अवे के लिए उस पर क्वेश्चन आ चुका है। बांग्लादेश वाला सुकुमार सेन का क्वेश्चन हो गया। देन अगेन पावर ऑफ पार्लियामेंट, पावर टू सीड टेरिटरी। देन यहाँ देखिए बांग्लादेश वाला फिर केस आता है। अब अगर न्यू स्टेट बनता है एग्जिस्टिंग स्टेट से तो क्या वहां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगा? नो। लेकिन यदि किसी अदर कंट्री से पार्ट लेकर के और तब अगर बनाया जाता है तो वहां होगा यस। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछा गया है पार्लियामेंट बाय लॉ रीनेम्स, अगर रीनेम का केस होता है अ स्टेट विदाउट रिसीविंग द अप्रूवल ऑफ द अफेक्टेड स्टेट, तो उस कंडीशन में क्या होगा? कुछ नहीं होगा। और सुनामी वाला केस आपका ये रहा कि सुनामी हिट करता है 2005 में इंडिया में, इंडिया कुछ पार्ट सबमर्ज हो जाता है, तो क्या इसे सेसेशन कहेंगे? आपको सेसेशन का मीनिंग मालूम होना चाहिए। यहाँ से भी क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन आता है। टॉपिक थर्ड है द यूनियन एंड द स्टेट एग्जीक्यूटिव। जब एग्जीक्यूटिव की बात होती है तो सबसे पहले बात होती है प्रेसिडेंट की आर्टिकल 52 में। इस पर्टिकुलर टॉपिक में भी 5 टाइप्स का क्वेश्चन आता है। फर्स्ट प्रेसिडेंट पे होता है, लाइक क्वेश्चन होता है इंडिया में प्रेसिडेंट है लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, इसे आपको एक्सप्लेन करना होता है। उसके बाद जो प्रेसिडेंट का पावर होता है पार्डनिंग का, इस पर क्वेश्चन होता है। व्हाट इज द पोजीशन इन्फ्लुएंस, इस पर क्वेश्चन होता है। दूसरी बात जो प्रेसिडेंट होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव और डिस्क्रिशनरी दोनों तरह का फंक्शन करता है। एंड आर्टिकल 74 में दिया हुआ है देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो उस जगह पर अगर एड एंड एडवाइस की बात की जाती है और शैल का यूज किया गया है तो क्या प्रेसिडेंट जब अपना एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कर रहा हो उस वक्त वो एड एडवाइस लेगा, या फिर जब अपने डिस्क्रिशन पर काम कर रहा है तो क्या प्रेसिडेंट के लिए मैंडेटरी है?
इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन दोनों कंडीशन में जो रोल होता है COM का, दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। इस पर्टिकुलर टॉपिक में सबसे ज्यादा क्वेश्चन गवर्नर पर आता है, बिकॉज गवर्नर का भी दो फंक्शन होता है, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन होता है एंड सेकंड डिस्क्रिशनरी होता है। तो जब वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन करता है तो उस वक्त काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का रोल क्या होता है, क्या गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस से बाउंडेड है या नहीं है, और अगर डिस्क्रिशनरी फंक्शन करता है तो क्या उस वक्त बाउंडेड है या नहीं है, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। और खास करके इसके डिस्क्रिशन पर क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है। इसके बाद जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन आता है, नॉन मेंबर क्या वो CM या PM बन सकते हैं, उसके लिए कंडीशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है, और उसके ऊपर जो केस लॉ है वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। खास करके HD देवगौड़ा वाला इसमें केस आता है। अगर PM के बारे में बात की जाए तो वो मिलेगा आपको आर्टिकल 75 क्लॉज 5 में, जबकि अगर स्टेट के लेवल पे बात की जाए CM के बारे में तो आपको मिलेगा आर्टिकल 164 क्लॉज 4 में। और अगर आप देखें तो दोनों में डिफरेंस आपको 89 का दिखेगा। इस 89 का रोल आपको आगे भी दिखेगा कि जो आर्टिकल सेंट्रल लेवल के लिए दिया गया है उसमें जब 89 ऐड करते हैं तो बहुत सारा ऐसा प्रोविजन है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए सेम आपका होता है। अब उसका 4 टाइप का क्वेश्चन आता है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है और दिया गया है कि टू एड एन एडवाइस अंडर आर्टिकल 24 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड अंडर आर्टिकल 163 गवर्नर ऑफ स्टेट। तो उस एड एन एडवाइस का मीनिंग क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है, और क्या ये एड एन एडवाइस एसेंशियल होता है प्रेसिडेंट के लिए या गवर्नर के लिए, और अगर होता है तो किस कंडीशन में होता है, कि क्या अगर प्रेसिडेंट या गवर्नर अपने एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन के रूप में अगर काम कर रहा है उस वक्त ये एसेंशियल होता है, या जब डिस्क्रिशनरी फंक्शन के रूप में काम कर रहा है उस वक्त जरूरी होता है। इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। आप यहाँ पर भी देखेंगे 89 का डिफरेंस है। और एक बार क्वेश्चन आया हुआ है प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। अब अगर इसके इंपॉर्टेंट केस लॉ के बारे में बात की जाए तो BP सिंगल वाला केस जो है इसमें बात की गई है डॉक्ट्रिन ऑफ चेक एंड बैलेंसेस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर के बारे में। UNR राव वाला जो केस है, इस वाले केस में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एडवाइस अंडर आर्टिकल 24(1) मैंडेटरी है या नहीं है, उस पर आपको चर्चा किया गया है। जबकि SP आनंद वर्सेस देवगौड़ा वाला केस जो है, इस केस में बताया गया है कि नॉन मेंबर कैन बी अपॉइंटेड एज ए PM। शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इसमें गवर्नर के डिस्क्रिशनरी पावर और उसके यूज के बारे में बात की गई है। तो बात की गई है कि क्या उसे चैलेंज किया जा सकता है यदि गवर्नर अपने डिस्क्रिशन का यूज करता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात नहीं मानता है। और वैसा ही आपको मिलेगा MP स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट वाले केस में। ये केसेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब भी आप इस टॉपिक में जो बताया गया है 5 क्वेश्चन आता है वो इन्हीं केस के बेस पर रहेगा। तो आपको इनके केस का एसेंस मालूम होना चाहिए। इनफैक्ट यू मस्ट रीड बिटवीन द लाइन। हम लोग देखते हैं इसके क्वेश्चन को। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है कि पिटिशनर मिस्टर X के अपॉइंटमेंट, जो कि आपको प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंटमेंट किया गया है, उसको चैलेंज किया जाता है बिकॉज द पर्सन इज नॉन मेंबर ऑफ द हाउस। तो क्या आपको हो सकता है, उस पर क्वेश्चन आया हुआ है। देन पावर द गवर्नर टू एक्ट इन हिज डिस्क्रिशन। डिस्क्रिशन का क्वेश्चन आ गया है अगेंस्ट द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, यदि वो अपने डिस्क्रिशन का यूज कर रहा है तो। और यदि एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में है तो उस कंडीशन में ही इज बाउंडेड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देन सेम ऐसा ही क्वेश्चन आया है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्ट रिफ्यूज टू एडवाइस द गवर्नर टू सैंक्शन प्रोसिक्यूशन ऑफ मिनिस्टर फाइट अ प्राइमा फेसाई केस फॉर प्रोसिक्यूशन बीइंग मेड आउट अगेंस्ट हिम। कैन द गवर्नर सैंक्शन सच प्रोसिक्यूशन कंट्री टू द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बिल्कुल कर सकता है यदि वो अपने डिस्क्रिशन का यूज कर रहा है तो। और यदि एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में अगर वो वर्क कर रहा है तो नहीं कर सकता है। नाउ यहाँ क्वेश्चन आया हुआ है प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पर। आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडिया में प्रेसिडेंट है लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, इसको क्रिटिकली इवेल्युएट करना है। अगेन एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। देन यहाँ देखिए अपॉइंटमेंट ऑफ ए पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। इस वाले क्वेश्चन में गवर्नर अपने डिस्क्रिशन का यूज करता है, उस पर क्वेश्चन है। आप ऐसा ही क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन बहुत इजी है, आप आराम से कर सकते हैं, करना आसान है। कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए और आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्लियर होना चाहिए। टॉपिक नंबर 4 इज पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। बहुत छोटा टॉपिक है और इनफैक्ट इसमें आप देखेंगे जो क्वेश्चन बनता है क्वालिफिकेशन पे क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है, बट आपको क्वालिफिकेशन मालूम होना चाहिए जिसके बेसिस पर आप जान सकते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन का भी वो ग्राउंड बनता है। सेकंड जो मेन क्वेश्चन बनता है दैट इज ऑन डिस्क्वालिफिकेशन एंड पावर एंड प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, इस पर क्वेश्चन बनता है। अब आप यहाँ भी देखेंगे 89 का डिफरेंस है, इस जगह भी 89 का डिफरेंस है, इस जगह भी 89 का डिफरेंस है। तो जो सेंट्रल लेवल पर है और स्टेट लेवल पर अगर आर्टिकल की बात की जाएगी लगभग यहाँ 89 का आपको डिफरेंस दिखेगा। क्वालिफिकेशन अगर देखा जाए सेंट्रल लेवल के लिए आर्टिकल 84 में है और स्टेट के लिए आर्टिकल 173 में है। डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड 102 में है सेंटर के लिए, जबकि स्टेट के लिए 191 में है। एंड द सेम थिंग पावर एंड प्रिविलेजेस के बारे में आर्टिकल 105 में है सेंटर के लिए, जबकि स्टेट के लिए आर्टिकल 194 में है। ये बहुत छोटा टॉपिक है, करना बहुत आसान है। देखने में आपको बहुत लंबा लगेगा, इतना सारा आर्टिकल है, बट इतना
इतना सारा आर्टिकल आपको नहीं पढ़ना है। जो मेनली आपको आर्टिकल जानना है वो क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, पावर एंड प्रिविलेजेस जो है उस पर ही जानना है। बाकी आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा दिया हुआ है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखते हैं इसमें जो मोटा मोटी केस में क्या क्या है। जैसे एसपी आनंद वर्सेस एचडी देवगौड़ा वाला केस ये हम लोग पहले देख चुके हैं, जिसमें बताया गया था कि अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन बी अपॉइंटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर। बी आर कपूर वाला केस जो है ये जयललिता का केस है कि जयललिता को कन्विक्ट किया गया लोअर कोर्ट के द्वारा, तो अब क्या वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी नेक्स्ट इलेक्शन के लिए, उस पर ये केस है। देन उसके बाद जो थर्ड केस है लिली थॉमस का, ये है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, जिसके तहत कि क्या एक पर्सन जो कि कन्विक्टेड है वो एमपी या एमएलए बन सकता है, उस पर केस है। जबकि लोक प्रहारी वाला केस जो है ये केस है एसेट्स को लेकर कि एमपी एमएलए का जो एसेट्स बढ़ रहा है उस पर क्या होना चाहिए, कैसे मॉनिटरिंग होनी चाहिए, इसके बारे में गाइडलाइन दिया गया है। ये स्पेशल रेफरेंस वाला गुजरात के री-इलेक्शन को लेकर के था 2.2 का। जया बच्चन वाला केस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे है। तो इस प्रकार से आप देख लीजिएगा, बहुत इजी है, आप आराम से कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए इसे क्वेश्चन को देखते हैं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे क्वेश्चन आ चुका है। टू एक्सपेल मिनिस्टर को जो कि लोकसभा के द्वारा आपको किया जाता है, चैलेंज करता है इसके कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को आर्टिकल 105 पर। देन अगेन ये क्वेश्चन आर्टिकल 105 पे है, जयललिता वाला आपका केस हो जाएगा। देन फिर देखिए क्वेश्चन पूछा है, कैन अ कन्विक्टेड पर्सन हु इज डिस्क्वालीफाइड फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर बी अपॉइंटेड एज चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। जयललिता का केस हो जाएगा, ये भी जयललिता वाला केस है। क्वेश्चन इजी है, जवाब देखेंगे, करना यहाँ से बहुत आसान है। टॉपिक नंबर 5 है लेजिस्लेटिव पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव, जो कि ऑर्डिनेंस रिलेटेड है। और आपको मालूम है कि जो एग्जीक्यूटिव है हेड प्रेसिडेंट एंड सेकेंड स्टेट लेवल पर गवर्नर, और प्रेसिडेंट के पास जो लेजिस्लेटिव पावर है दैट इज गिवन अंडर आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस को लेकर के, और गवर्नर के पास आर्टिकल 213 के तहत दिया गया है। तो सबसे पहली बात जो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन होता है इसके लिए एसेंशियल कंडीशन क्या है ऑर्डिनेंस लाने का। उसके बाद ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर पर क्वेश्चन आता है, और अगर ये ऑर्डिनेंस लाया गया है उसके कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को लेकर के भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकंड टाइप का क्वेश्चन होता है सक्सेसिव प्रोमulgation ऑफ सेम ऑर्डिनेंस, या फिर कह सकते हैं रिप्रोमulgation ऑफ द सेम ऑर्डिनेंस। एक ही ऑर्डिनेंस को दोबारा लाया जा रहा है या बार बार लाया जा रहा है, उस कंडीशन में उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पर क्वेश्चन आता है। और इसमें जनरली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है या इशू बेस्ड क्वेश्चन होता है। ये इशू बेस्ड क्वेश्चन जो बिहार वाला केस है, कृष्ण कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, सी वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, आप देख सकते वहां ये क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद जो सक्सेसिव ऑर्डिनेंस लाया गया है उसका क्या जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है, और ऑर्डिनेंस को लेकर के कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद एक टर्म है सेटिस्फेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या होता है, इस पर क्वेश्चन आता है। और यदि प्रेसिडेंट स्टेट लिस्ट में दिए गए सब्जेक्ट पर कोई भी ऑर्डिनेंस अगर लाते हैं उसके वैलिडिटी पर क्वेश्चन आता है कि क्या उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। इन तमाम चीजों पर क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए हम लोग इसके क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे आप देख रहे हैं 222 में क्वेश्चन पूछा गया है, ये रिप्रोमulgation ऑफ ऑर्डिनेंस पर क्वेश्चन है कि बार बार प्रोमulgate किया जा रहा है उस पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस को, तो उसके वैलिडिटी पर क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ क्वेश्चन आप देख सकते हैं एसेंशियल कंडीशन पे क्वेश्चन आ चुका है। देन नेचर ऑफ सेटिस्फेक्शन, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव, गवर्नर का पावर ऑर्डिनेंस प्रोमulgate करने के लिए, इशू बेस्ड क्वेश्चन बिहार वाला क्वेश्चन, पावर टू इशू ऑर्डिनेंस बाय प्रेसिडेंट, रिपीटेड प्रोमulgation ऑफ द सेम ऑर्डिनेंस क्वेश्चन आपको है, एसेंशियल कंडीशन पर क्वेश्चन, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, यहाँ फिर गवर्नर सेम ऑर्डिनेंस को बार बार ला रहे हैं, उस पर क्वेश्चन है। प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस लाया है इन द मैटर ऑफ कंकरेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट में नहीं है, इट मींस स्टेट लिस्ट में है, उस पर तो क्या वो ला सकते हैं, उस पर क्वेश्चन पूछा गया है। और सेटिस्फेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, इस पर क्वेश्चन बराबर आता है। एक ही बार यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है, अदरवाइज ऑर्डिनेंस पर क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आता है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आप ये तैयार कर सकते हैं। बहुत ईजी है, आराम से किया जा सकता है। टॉपिक नंबर 6 है यूनियन एंड स्टेट जुडिशरी। ये एक लंबा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, और यहाँ से क्वेश्चन भी ज्यादा पूछा जाता है। यहाँ से लगभग 7 टाइप्स का क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है। फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और एडिशनल जज के लिए क्या है प्रोसीजर, उस पर क्वेश्चन आता है। देन जो मेन क्वेश्चन बनता है वो कॉलेजियम सिस्टम पर बनता है, और उसमें भी खास करके इसके प्रोसेस को लेकर के कि कैसे कॉलेजियम सिस्टम जो है वो जुडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए जरूरी है, और जुडिशियल इंडिपेंडेंस ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। प्रोसेस क्या होता है एडिशनल या परमानेंट जज को सिलेक्ट करने का। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जजेस के बारे में बात होती है हाई कोर्ट का 217 में, जबकि सुप्रीम कोर्ट का 124 में। अब जो ये कॉन्स्टिट्यूशन होता है इसका नेचर क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, और जुडिशियल रिव्यू के स्कोप में ये आ सकता है या नहीं आ सकता है, खास करके अगर बात होती है ट्रांसफर या अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की, उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। और इनके अपॉइंटमेंट को किस ग्राउंड पर चैलेंज किया जा सकता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो मेनली जो क्वेश्चन यहाँ आता है प्रोसेस से आता है कॉलेजियम सिस्टम में। सेकंड एनजीएसी की अगर बात की जाए, एक आध बार यहाँ से क्वेश्चन आया है, और आपको मालूम है कि एनजीएसी जो था इट वाज 99th कंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इसके फीचर्स के बारे में बात की जाती है जो
कि आपको मिलेगा आर्टिकल 124A में। अब इसे रिपील कर दिया गया है। इसमें क्या प्रोविजंस था और उसके कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिर उसे नल एंड वाइड क्यों किया गया। जो 4 टाइप का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है दैट इज अपलेट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और अगर अपलेट जुरिडिक्शन की बात की जाए तो ये आपको दिया हुआ है आर्टिकल 132 से 135 में, जहां सिविल, क्रिमिनल और अदर प्रोविजंस के बारे में चर्चा की गई है। तो अपलेट जुरिडिक्शन क्या होता है, इस पर एक बार क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद आपके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दैट इज क्यूरेटिव पिटीशन, और इसमें रूपा हुर्रा वाला केस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्यूरेटिव पिटीशन क्या होता है, इसके मीनिंग के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में और केस लॉ पहले बताया जा चुका है। यहाँ से लगभग 5 टाइम्स क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देन उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन रेट को लेकर के आता है। फर्स्ट, रेट का मीनिंग क्या होता है और इसके टाइप्स ऑफ रेट पर। टाइप्स ऑफ रिट में जो मोस्टली क्वेश्चन आया हुआ है दैट इज मेंडेबस पर, प्रोहिबिशन पर, सर्सियोरिटी पर, बस इन 3 पर क्वेश्चन आया है, जबकि को वारंटो और हेविस कॉर्पस पर क्वेश्चन नहीं आया है आज तक। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए टाइप्स ऑफ रिट के बारे में। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है रेस जुडिकाटा को लेकर के बनता है, और आपने सीपीसी में रेस जुडिकाटा के बारे में जरूर पढ़ा होगा। तो यहाँ पर आपको इसके मीनिंग पर क्वेश्चन आता है और साथ में क्वेश्चन ये आता है कि कोई अगर रिट पिटीशन है तो क्या उस पर रेस जुडिकाटा लग सकता है, इस पर क्वेश्चन आता है और इस पर केस लॉ भी है जो आपको साइट करना होता है। चलिए हम लोग देखते हैं इसके क्वेश्चन को। 222 में क्यूरेटिव पिटीशन क्वेश्चन आ चुका। क्यूरेटिव पिटीशन, रेस जुडिकाटा, 99th कंस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट दैट इज एनजेएसी। नाउ प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, कॉलेजियम सिस्टम के बारे में आपको इवेल्युएट करना है। रेस जुडिकाटा पर क्वेश्चन आ चुका है। सिलेक्शन ऑफ एडिशनल जजेस पर क्वेश्चन, प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, क्यूरेटिव पिटीशन, क्यूरेटिव पिटीशन। क्यूरेटिव पिटीशन पर क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ, ये क्वेश्चन एक तरह से आउट है, आप इस पर तैयारी कर सकते हैं। देन कॉलेजियम सिस्टम पर क्वेश्चन आ चुका है। अपलेट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सिविल, क्रिमिनल एंड स्पेशल लीव। नाउ डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलेजियम, क्यूरेटिव पिटीशन। आप देख रहे हैं शॉर्ट में कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, नाउ लॉन्ग में देखते हैं। कॉलेजियम सिस्टम पर क्वेश्चन, प्रोसेस ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट, एनजेएसी पर क्वेश्चन, अगेन कॉलेजियम सिस्टम पर क्वेश्चन, और ये आपको रिलेटेड है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस पर। नाउ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ये एनजेएसी वाला केस है। अब अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर ऑफ जजेस पर क्वेश्चन है, प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट एंड सो ऑन। आप देख सकते हैं क्वेश्चन इजी है, सेम पैटर्न का है, आप कर सकते हैं। टॉपिक नंबर 7 है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, और ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने देखा ही है। यहाँ से मिनिमम 30 to 40 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और यहाँ से भी लगभग 7 टाइप्स का क्वेश्चन आता है। फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस पे, जो कि आर्टिकल 245 से डिराइव होता है। वहाँ आप देख सकते हैं इसका मीनिंग क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। अब एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन जो है विद रिस्पेक्ट टू इनकम टैक्स, वहाँ से क्वेश्चन आता है, और इस पर जो केस लॉ है क्वेश्चन वहाँ से पूछा जाता है। और इसमें चारूशिला दासी वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सारा केस है, बट फिर भी इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसका सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन ऑफ लेजिस्लेटिव लिस्ट को लेकर के आता है, जिसमें आपको ये मालूम होना चाहिए कि प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन क्या है, जिसमें मेनली अभी यहाँ पर 3 तरह के प्रिंसिपल के बारे में चर्चा किया गया है। जहां पर की बात की गई है प्लेनरी एंड एंसिलरी पावर ऑफ लेजिस्लेशन के बारे में, नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज के बारे में, एंड डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, जहां पर की स्टेट और सेंटर दोनों के द्वारा अगर लेजिस्लेशन किया गया है उसमें किसी भी तरह का डिस्प्यूट होता है तो वहां पर कैसे हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन होता है उस पर चर्चा किया जाता है। और इसी के बेस पर इशू बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है केस लॉ पर, और इसमें मेनली गुजरात यूनिवर्सिटी वाला केस इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है। दिस वन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर एजुकेशन, उसके लिए है ये। देन थर्ड टाइप का क्वेश्चन आता है डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस से, इसके मीनिंग और इसको एक्सप्लेन करने के लिए। और इस पर मेनली क्या होता है, इशू बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये इशू बेस्ड क्वेश्चन जो है वो स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस जी चावला वाला केस है, यहाँ से पूछा जाता है। जिसमें जनरली क्वेश्चन आता है कि वैसा मैटर जो कि सेंट्रल लिस्ट में है तो क्या उस पर स्टेट अगर कानून बनाती है तो ये अल्ट्रा वायर्स है, क्या है, नहीं है, पिथ एंड सब्सटेंस पे क्वेश्चन वहां से आता है। और इस मामले में आपका ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर देख करके जाएंगे। इस डॉक्ट्रिन को एक्सप्लेन करने के लिए आज तक 4 टाइम्स क्वेश्चन आ चुका है, जबकि इशू बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से 7 टाइम्स आ चुका है। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, और अगर इसके बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ से अब तक 2 बार ही क्वेश्चन आया है इसके मीनिंग को एक्सप्लेन करने के लिए, ये डॉक्ट्रिन क्या है, इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को लेकर के और केस लॉ को लेकर के। और इसमें केवल एक ही केस है जो आप देख सकते हैं। रेसिड्यूरी पावर आपको मालूम है एंट्री 97 और आर्टिकल 248 को मिलाकर के जब पढ़ते हैं तो रेसिड्यूरी पावर वहां आपको देखने को मिलता है। तो
तो इसका मीनिंग क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, और इस पर रेसिड्यूरी पावर पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इसका स्कोप क्या है, इंटरप्रिटेशन, इन सारी चीजों को लेकर के क्वेश्चन यहाँ से बनता है रेसिड्यूरी पावर पर। और इसके कॉन्सेप्ट को लेकर के अब तक 4 टाइम्स क्वेश्चन आ चुका है। देन उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी पर क्वेश्चन आता है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर टॉपिक पर, जहां से क्वेश्चन हर साल लगभग पूछा ही जाता है। अब इसके मीनिंग, कॉन्सेप्ट और क्रिटिकल एनालिसिस को लेकर के अब तक यहाँ से 7 टाइम्स क्वेश्चन आ चुका है, जबकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और कंसेप्चुअल को लेकर के 2 टाइम्स आ चुका है। और अगर प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन के बारे में बात की जाए, जहां पर कि आपको इशू फाइंड आउट करना है, जो ऑथोरिटीज है, इट मींस जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उसके साथ साथ जो केस लॉ है उसे आपको साइट करना है, यहाँ से लगभग 7 टाइम्स क्वेश्चन आ चुका है। तो अगर देखें इस पर्टिकुलर टॉपिक से ही 16 टाइम्स क्वेश्चन आ चुका है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद है पार्लियामेंट्स पावर टू लेजिस्लेट इन स्टेट लिस्ट, यहाँ से एक बार क्वेश्चन आया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। अब जैसे इसके क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी आ चुका, डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, क्वेश्चन डायरेक्ट होता है। और यहाँ देखिए ये आपका इशू बेस्ड क्वेश्चन हो गया, आपको एक सिचुएशन दिया जाता है, उस पर आपको बताना है कि डिसाइड द वैलिडिटी ऑफ दिस एक्ट, व्हाट वुड बी द स्टेटस ऑफ दिस एक्ट, इज द पार्लियामेंट इनेक्टेड अ लॉ इन 2015 दैट कॉन्फ्लिक्ट विद दिस एक्ट, इस पर आपको जो है बात करना है। और ये रहा आपका ऐसे रेसिड्यूरी पावर पर क्वेश्चन, डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस डायरेक्ट क्वेश्चन है। देन डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी पर ये आपका पब्लिक हेल्थ वाला जो है लाउड स्पीकर वाला केस है, राजस्थान वाला, टेरिटोरियल नेक्सस पे डायरेक्ट क्वेश्चन है, पिथ एंड सब्सटेंस पे क्वेश्चन है, कलरेबल लेजिस्लेशन पे क्वेश्चन है। ये देखिए 2014 में 4 शॉर्ट क्वेश्चन लगातार, और आप समझ सकते हैं 40 मार्क्स। एक्सप्लेन डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, रेसिड्यूरी पावर, कलरेबल लेजिस्लेशन, रिपग्नेंसी, टेरिटोरियल नेक्सस, रेसिड्यूरी पावर, ऐसा ही क्वेश्चन आपको दिखेगा। प्रिंसिपल ऑफ रिपग्नेंसी 2011 में आप देखिए, रेसिड्यूरी पावर, प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन जो हम लोगों ने ऊपर देखा, पार्लियामेंट्स पावर टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू मैटर्स कंटेन इन द स्टेट लिस्ट, टेरिटोरियल नेक्सस। और लॉन्ग क्वेश्चन में आप देख रहे हैं पिथ एंड सब्सटेंस पे क्वेश्चन है, ये राजस्थान वाला केस है, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस वी चावला। ये इंटरप्रिटेशन का हो जाएगा, एजुकेशन वाला गुजरात वाला केस है, ये इंटरप्रिटेशन का मामला बन जाता है। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन, इनकम टैक्स को लेकर के, मुंबई यूनिवर्सिटी मराठी लैंग्वेज, ये फिर इंटरप्रिटेशन वाला हो जाता है, गुजरात वाला केस हो जाएगा इसमें। डिफरेंट सिचुएशन व्हेन रिपग्नेंसी कैन अराइज अंडर आर्टिकल 254, क्वेश्चन आ गया है रिपग्नेंसी। क्वेश्चन आप देखेंगे आसान है, आप कर सकते हैं। ये लाउड स्पीकर वाला केस, जी चावला वाला केस हो गया, ये भी रिपग्नेंसी का केस है, रिपग्नेंसी पर क्वेश्चन। एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन वाला, यह आपका गुजरात यूनिवर्सिटी वाला केस हो गया। देन अगेन रिपग्नेंसी पर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन वही है जो हम लोगों ने डिस्कस किया है, करना आसान है, ये किया जा सकता है। टॉपिक नंबर 8 है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, और यहाँ से आप लोगों ने देखा था 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। और खास करके यहाँ 2 ही आर्टिकल से क्वेश्चन आता है ज्यादातर, दैट इज आर्टिकल 301 एंड 304 से क्वेश्चन आता है। 303 से कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, बट बहुत कम। जिसमें सबसे पहले आपको बताना होता है जो दिया हुआ है अंडर आर्टिकल 301 फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, यहाँ जो फ्रीडम है उसके अंतर्गत फ्री वर्ड का यूज किया गया है। इस फ्री का मतलब क्या है, क्या वो फ्री का मतलब फ्रॉम द टैक्स है, या फ्री का मतलब फ्रॉम द टैक्स नहीं है, इसके स्कोप के बारे में है, इसके मीनिंग और डिफरेंसेस कि अगर फ्री का मीनिंग फी से लिया जाता है, टैक्स से लिया जाता है, या कंपलसरी टैक्स लिया जाता है, इन सब में डिफरेंस क्या है यह भी आपको बताना होता है। इसका लिमिटेशन क्या है टैक्स के रूप में, अगर ये कंपलसरी नेचर का है या रेगुलेटरी नेचर का है, तो क्या ये आर्टिकल 301 के स्कोप के बाहर है, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। देन आर्टिकल 304 से जो क्वेश्चन आता है, खास करके आपको आता है कि अगर टैक्स इंपोज किया गया है, किसी अदर स्टेट से कोई भी गुड्स इंपोर्ट किया जा रहा है, तो वो किया जा सकता है, नहीं किया सकता है। इसके लिए आर्टिकल 304 के ए में 2 टेस्ट दिया हुआ है, डुअल टेस्ट, उस टेस्ट को आपको देखना होगा। स्कोप क्या है, इसका लिमिटेशन क्या है, और इस पर इशू बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें कि आपको लॉ के साथ केस लॉ साइड करना होता है, क्योंकि इसमें मात्र 3 ही केस लॉ है और बहुत इजी है ये। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसका मतलब क्या है ये आपको बताना है। क्या पार्लियामेंट जो है टैक्स इंपोज कर सकती है, यदि 7 शेड्यूल में सब्जेक्ट मैटर में नहीं है तो, क्वेश्चन आ चुका है। ABCD स्टेट एंट्री ऑफ गुड्स पर आपको टैक्स इंपोज करता है, उसको लेकर के क्वेश्चन है कि क्या वो टैक्स इंपोज कर सकता है तो कितना कर सकता है, 304A में आप देख लेंगे। उसका स्टेट गवर्नमेंट कोई यूनिट बैठाना चाहती है, तो 303 का अगर वो वायलेशन नहीं करती है तो क्या वो टैक्स इंपोज कर सकती है, इस चीज के बारे में 303 से यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। नाउ जो वर्ड फ्री है 301 में, इसका मतलब क्या है, क्या स्टेट जो है फ्री है टैक्स लगाने के लिए, इस पर क्वेश्चन है। फ्री का मतलब 301 में क्या है, इस पर क्वेश्चन है। और ये जिंदल स्टेनलेस स्टील वाला केस इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, बिकॉज ये एक ऐसा केस है जिसमें 301 के बारे में बात किया गया है और साथ में 304 के क्लॉज ए में
जो डुअल टेस्ट है उसके बारे में चर्चा किया गया है। नाउ क्रिटिकली एग्जामिन द लाइट ऑफ जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 301 एंड 304 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एग्जामिन इट क्रिटिकली, ब्रिंग आउट द डिफरेंस बिटवीन कंपनसेटरी टैक्स एंड फी। इस दोनों में डिफरेंस क्या है, वैलिडिटी बताना है। स्टेट ए इंपोज करती है टैक्स शुगर केन पर, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पर क्वेश्चन है। किस कंडीशन में एक स्टेट टैक्स इंपोज कर सकती है, उसके लिए आप आर्टिकल 303 देखें। नाउ क्वेश्चन यहाँ है, डिस्टिंग्विश बिटवीन टैक्स फी एंड कंपनसेटरी टैक्स। रेगुलेटरी मेजर के लिए यदि आप टैक्स इंपोज कर रहे हैं तो क्या वो 301 के प्रीव्यू के बाहर है? क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन इजी है, करना आसान है। अब हम लोग लास्ट टॉपिक दैट इज टॉपिक नंबर 9 इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में चर्चा करेंगे। आपको मालूम है 3 तरह का इमरजेंसी होता है। नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, प्रेसिडेंट रूल लिखा हुआ नहीं होता है बट ये माना जाता है प्रेसिडेंट रूल दैट इज अंडर आर्टिकल 356, और फाइनेंशियल इमरजेंसी दैट इज गिवन अंडर आर्टिकल 360। 360 से क्वेश्चन नहीं आता है, जब भी क्वेश्चन आता है 352, और खास करके इसमें क्वेश्चन जब भी आता है 356 से क्वेश्चन आता है ज्यादातर क्वेश्चन। अब जो नेशनल इमरजेंसी से क्वेश्चन बनता है इसका ग्राउंड क्या है? आपको मालूम है कि वॉर है, एक्सटर्नल एग्रेशन है, आर्म रिबेलियन है, जो कि पहले में इंटरनल डिस्टर्बेंस था, जो कि 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत चेंज करके आर्म रिबेलियन में बदल दिया गया। अब क्या है कि जब भी अगर नेशनल इमरजेंसी लगता है तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रेसिडेंट रूल को लेकर के जो क्वेश्चन बनता है, फर्स्ट इसका प्री कंडीशन क्या है, दैट इज ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ स्टेट। अगर ये चीज साबित होता है तब उसके बाद जाकर के गवर्नर प्रेसिडेंट को रिकमेंड करते हैं और तब जाकर के वहां प्रेसिडेंट रूल इंपोज किया जाता है। अब अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो क्या जुडिशियल रिव्यू के दायरे में वो आ सकता है, इस पर क्वेश्चन आता है। और जुडिशियल रिव्यू जो होगा उसका नेचर क्या होगा, स्कोप क्या होगा और किस एक्सटेंट तक किया जा सकता है, इस पर क्वेश्चन आता है। और बेसिकली जो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इज प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन। अब लाइक क्वेश्चन आपको ऐसा रहेगा कि किसी स्टेट में मेजॉरिटी पार्टी वहां पर है एक्चुअली में, लेकिन गवर्नर ने फिर भी 356 लगाने के लिए प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर दिया है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, क्या वो जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आएगा? दूसरा, अगर गवर्नर को लगता है कि इलीगल मीन से वहां मेजॉरिटी आ सकती है तो क्या उस कंडीशन में गवर्नर अपने विवेकाधीन शक्ति का यूज करके प्रेसिडेंट को ये बता सकते हैं कि वहां प्रेसिडेंट रूल लागू किया जाए? देन उसके बाद क्वेश्चन आता है सीरियस एलिगेशन ऑफ करप्शन ऑन COM दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर क्वेश्चन आता है कि क्या उस कंडीशन में भी इंपोज किया जा सकता है, और यदि जो कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन दिया हुआ है उसके तहत उस पर्टिकुलर स्टेट की सरकार नॉन कंप्लायंस कर रही है तो क्या वहां प्रेसिडेंट रूल लग सकता है? और यदि किसी पर्टिकुलर स्टेट में वहां के CM स्टेट गवर्नर को ये कहते हैं कि 5 साल से पहले ही वहां पर चुनाव करवाना है और इसके लिए प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए, तो क्या उस कंडीशन में लगवाया जा सकता है प्रेसिडेंट रूल या नहीं लगाया जा सकता है? या फिर सपोज ऐसा होता है कि इलेक्शन होता है और उसके बावजूद गवर्नर किसी भी पार्टी को फ्लोर टेस्ट के लिए नहीं बुलाती है, फ्लोर टेस्ट का मतलब मेजॉरिटी साबित करने के लिए नहीं बुलाती है, तो क्या उस कंडीशन में यदि गवर्नर प्रेसिडेंट को रिकमेंड करते हैं कि उस पर्टिकुलर स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए तो उसकी वैलिडिटी क्या होगी, क्या वो जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आएगा? इस पर प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे अब हम लोग देखते हैं, फर्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज नेचर ऑफ सेटिस्फेक्शन टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द प्रेसिडेंट। क्या है? फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट। क्वेश्चन आ चुका, ये कंडीशन है। नाउ डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन द फॉलोइंग इंस्टेंसेस, जहां पर की पिटिशनर चैलेंज कर रहे हैं नोटिफिकेशन इम्पोजिंग प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट एक्ट। तो नेचर एंड स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू पर क्वेश्चन आ चुका है। नाउ ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, उस केस में प्रेसिडेंट रूल के बारे में बात की गई है। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन, नेशनल इमरजेंसी की बात है, उसके बारे में आपको चर्चा करना है, दैट इज अंडर आर्टिकल 352। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मेड अंडर आर्टिकल 352, मतलब नेशनल इमरजेंसी अगर लग रहा है तो फिर उस कंडीशन में क्या आपका होगा कॉन्सिक्वेंसेस, उसके बारे में चर्चा करना है। अब आर्टिकल 356 को इन्वोक करने के लिए SR बोमे केस में क्या गाइडलाइन दिया गया है, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है डायरेक्टली। इसके अलावा जितना भी आप देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आया है वो इशू बेस्ड क्वेश्चन, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन जो आपसे डिस्कस किया गया है उस पर ही आया है, और ये करना भी बहुत इजी है। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे 2022 में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर स्क्रिप्ट जो कि चेक किया गया है, वो हम लोग देखते हैं। दोस्तों, इस तरह के वीडियो को बनाने में काफी समय, मेहनत और रिसोर्सेस लगता है। आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर शेयर करें ताकि एबनिशियो टीम को प्रोत्साहन मिले तथा आपके द्वारा दिए गए फीडबैक पर काम करके और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक लाया जा सके। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद नीडी वन। चलिए देखते हैं, ये आपका 3rd सेमेस्टर का हो गया एनुअल एग्जामिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ 301। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए क्या कहता है, डिस्कस द लेजिस्लेटिव एक्शन नेसेसरी टू बी फॉलोड बाय द पार्लियामेंट इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन एग्रीमेंट टू सीड अवे अ पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरेन कंट्री।
तो यहाँ इन्होंने लिखना चालू किया है, पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, इसके बारे में थोड़ी चर्चा की गई। देन उसके बाद सी डवे की बात अगर हुई है, बेरुबड़ी यूनियन का केस आपको आ चुका है। बेरुबड़ी यूनियन केस में आपको क्या क्या बात की गई है, मोटा मोटी वो लिखा गया है। एंड ये लिखा गया है, सिंस इंडिया ऑलरेडी हैड बॉर्न immense pain of the partition of its territory, so Constituent Assembly might not have chosen option of cede away any part of Indian territory। और उसके बाद आपको इसके बारे में चर्चा किया गया है और तब बताया गया है कि सीड अवे करने के लिए आपको कंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ेगा आर्टिकल 368 के तहत, और बेरुबरी केस के तहत 9 कंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। और इसी तरीके से 100 कंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो आपको मालूम है 3 बीघा गलियारा बांग्लादेश के साथ था, वो आपको सेटल्ड होता है, जिसमें 111 ब्लॉक्स आपको दिया जाता है, पूरा प्रोसेस बताया गया है। फिर सुकुमार सेन वाला केस आपको आता है जहां पर कि चैलेंज किया जाता है 9th कंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट को, और 3 बीघा गलियारा वाला, सॉरी, ये केस आपको बनता है 3 बीघा गलियारा वाला। और इस प्रकार से यहाँ पर ये आंसर समाप्त होता है इनका। टोटल मिला कितना हो गया, 1 2 लगभग 2.25 पेज का आपको हुआ। लेट्स सी मार्क्स कितना दिया गया है, आउट ऑफ 10। आउट ऑफ 10 60% मार्क्स इसमें आ चुका है। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, इन रिट पिटीशन मिस्टर वाई के वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया द पिटिशनर चैलेंजेस द अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर एक्स एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु वाज नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अकॉर्डिंग टू द पिटिशनर द अपॉइंटमेंट इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयरफॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज कमिटेड अ ग्रेव एंड सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल एरर। डिफेंड द यूनियन ऑफ इंडिया साइटिंग इंपॉर्टेंट केस लॉ। अब यहाँ पर सीधे कह दिया गया कि आपको साइट करना है केस लॉ। द पर्सन जम्प into directly the case law जो आपके सिलेबस में है, दैट इज HD देवगौड़ा वाला केस। उसमें क्या क्या बात कही गई थी उन बातों को आपको लिखा गया। देन यहाँ पर आपका MP सिंह वाला केस भी आपको लिखा गया है, आर्टिकल के बारे में चर्चा किया गया है। उसके बाद सिमिलर वे आर्टिकल 74 में आपका है, जिसमें कि मिनिस्टर का मतलब आपको प्राइम मिनिस्टर भी होता है, ये आपको लिखा गया है। अच्छा, अगर ये देखा जाए टोटल मिलाकर के अप्रोक्सीमेटली ये 1.25 पेज का आपको आंसर है, पूरा 1.5 पेज का भी नहीं है। लेट्स सी कितना मार्क्स इसमें दिया गया है, बिकॉज सी अल्टीमेटली क्या होता है, आप एग्जाम में क्या लिख रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। 7 मार्क्स आउट ऑफ 10, 70% मार्क्स, बिकॉज आप टू द पॉइंट लिखते हैं, आपने आर्टिकल का यूज किया है, आपने केस लॉ वहां साइड किया है, मैटर जितना लिखने का था आपने लिखा है, और आपको आउट ऑफ 10 7 इट मीन 70% मार्क्स मिल रहा है। दैट्स गुड। जैसे कि आपने देखा इससे पहले लगभग 2.25 पेज था, वहां आपको 6 मार्क्स मिला, बिकॉज अल्टीमेटली आपने लिखा क्या है वो मैटर करता है। ये अलग अलग क्वेश्चन है, उसका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन सेज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नोवेयर एक्सप्रेसली प्रोवाइड्स फॉर द कॉलेजियम सिस्टम, डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द कॉलेजियम सिस्टम। इसका मतलब पहले क्या है कि आपको चर्चा करना है कॉलेजियम सिस्टम के बारे में। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन इन द अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट जजेस, ऑल्सो डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दैट इज 99th, वो NJC वाला है, विद रेलिवेंट केस लॉ। ठीक है, तो चलिए अब कॉलेजियम सिस्टम कैसे काम करता है उसके कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पर क्वेश्चन आपको पूछा गया है, और NJC के बारे में आपको चर्चा करने के लिए कहा गया है। लेट्स सी इसमें आपको क्या लिखा गया है, चालू किया गया है। इट्स ट्रू दैट कॉलेजियम सिस्टम इज नॉट मेंशन एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट वाज एस्टेब्लिश्ड विद स्पेस ऑफ टाइम एज पर आर्टिकल 24, जिसमें कि आपको चर्चा किया गया है। उसके बाद आपको स्पेस ऑफ टाइम का मतलब विद रिस्पेक्ट टू द केसेस, जिसमें आपको फर्स्ट जज केस आता है 1982 का, वहां पर आपको चालू होता है चीजें। देन उसके बाद सेकंड जज केस आता है 1993 में, उसके बाद थर्ड जज केस भी आएगा दैट इज 1998 में। देन उसके बाद कॉलेजियम सिस्टम आपका चालू होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है, उसके बावजूद ये टाइम के द्वारा विद स्पेस ऑफ टाइम ये डेवलप हुआ है, इसके बारे में आपको चर्चा किया गया है। इसके कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पर आपको बताया गया है। नाउ कैसे करके आपका होता है, ये प्रोसेस आपका हो गया। पूरा प्रोसेस के बाद यस कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी आप देख सकते हैं, बट इट वाज चैलेंज्ड इन द केस, और केस का नाम क्या था, शांति भूषण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का केस है। केस भी साइड किया गया है, और उसमें क्या ग्राउंड था जिसके बेसिस पर चैलेंज किया जा सकता है। इसका मतलब अगर देखा जाए इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपका होता है कॉलेजियम सिस्टम, नहीं आपको एक्सप्रेसली कहीं दिया हुआ है। डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द कॉलेजियम सिस्टम, जो कि केस के द्वारा आपने कर दिया है। अब उसके बाद ऑल्सो डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दैट इज 99th अमेंडमेंट NJC के बारे में। अब देखते हैं इस पे क्या क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। ये बहुत लेंदी
हिंदी क्वेश्चन था। एनजेसी का चालू होता है एनजेसी 214 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जिसके तहत आपको ये जोड़ा गया। इसमें आपको क्या क्या चीज था, जो इसमें 2 पर्सन थे, 2 प्रोमिनेंट मेंबर जिनको लेकर के प्रॉब्लम होती है, नेम क्राइटेरिया, सारा चीज आपको इसमें किया गया है। इनेक्टमेंट ऑफ पावर, वायलेशन ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर, जिसके बेसिस पर आपको जो है उसे चैलेंज किया गया है, एंड हेंस, और उसके बाद जो है कंक्लूजन दिया गया है। अब अगर ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है और सारे के सारे एस्पेक्ट को अगर टच किया गया है, तो मुझे लगता है इसमें कम से कम 15-16 मार्क्स कम से कम आना चाहिए। बट देखते हैं इसमें मार्क्स कितना दिया गया है। 11 मार्क्स। इस बारे में ये कहा जा सकता है कि अनफॉर्चुनेटली ये मार्क कम दिया गया है और यहाँ पर मार्क्स रियली कम है। इन द वे आंसर वाज राइट, मार्क्स डजंट जस्टिफाइड, बिकॉज मुझे लगता है इस क्वेश्चन के आंसर को लिखने में 1 2 3 4 5 पेजेस का है, अगर पेज भी काउंट करते हैं, और प्लस सबसे बड़ी बात है टू द पॉइंट है, जो चीजें कही गई है वो चीजें लिखी गई है, तो मार्क्स मिलना चाहिए था इसमें। एनीवेज, ऐसा ही आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आपको आंसर दिया गया है, ये इस तरीके से लिखा गया है समटाइम्स। या अब इस क्वेश्चन पे भी आते हैं। इसमें आपको कहता है द स्टेट हैव एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जिस्टेंस एंड दे हैव एन इंपॉर्टेंट अ रोल टू प्ले इन द पॉलिटिकल, सोशल, एजुकेशन एंड कल्चरल लाइफ ऑफ द पीपल एज द यूनियन। दे आर नीदर सैटेलाइट नॉर एजेंट ऑफ सेंटर। द फैक्ट दैट ड्यूरिंग इमरजेंसी एंड इन सर्टेन अदर eventualities their powers are overridden or invaded by the center is not destructive of the essential federal nature of our constitution. In the light of above statement, discuss the federal structure of the Indian constitution with the help of decided case. तो आपको फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करना है इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट। आपको इस स्टेटमेंट को पढ़ना है और एक एक चीज को आपको जानना है, बिकॉज यहाँ करा है द फैक्ट दैट ड्यूरिंग द इमरजेंसी में क्या होता है वो भी आपको बात करना है। इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जिस्टेंस, यहाँ आपको बात करना है, बिकॉज इस लाइफ को लेकर के है। अपने आप में हर स्टेटमेंट एक इंटरप्रिटेशन को लेकर के चल रहा है। नॉट डिस्ट्रक्टिव ऑफ एसेंशियल फेडरल नेचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको एसेंशियल फेडरल नेचर जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन का है वो भी बताना है। लेट्स सी कैसे लिखा गया है। क्वासी फेडरल, ऑस्टिन ने कहा, अलेक्जेंड्रिया ने कहा, अलेक्जेंड्रोविच ने कहा है, सरकारिया कमीशन का, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अच्छा, ये फेडरल के बारे में बताया गया है कि फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कैसे आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, कमिटीज वगैरह हर चीज के बारे में बताया गया है। बिकॉज द क्वेश्चन इज इन द लाइट ऑफ स्टेटमेंट, डिस्कस द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, ऑस्टिन ने ये कहा, इसने ये कहा, सेपरेशन ऑफ पावर, 7th शेड्यूल, आर्टिकल ये। अच्छा, केस भी साइड किया गया है, बिकॉज केस देना है। केशवानंद भारती केस हो गया। SR बोमई भी आपको दिया गया है। इमरजेंसी प्रोविजन में आपका क्या होता है, बिकॉज क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया था। उसके बाद 14th फिनांस कमीशन, कैसे आपको दोनों की जिम्मेदारी होती है। रघुराम राजन कमेटी, क्या आपको इसके बारे में कहता है। GST काउंसिल किस प्रकार से स्टेट और यूनियन दोनों के कोऑपरेशन पर बात करता है। सुई जनरिस, बट 11 मार्क्स इज नॉट जस्टिफाइंग द वे इट वॉज रिटन। समटाइम्स होता है, और ये एग्जामिनर शायद हो सकता है कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट ये मार्क कर रहे हैं, बट इन्हें भी समझना चाहिए कि अल्टीमेटली यदि आप आउट ऑफ 20 11 मार्क्स देते हैं 55%, और ये अगर DU की कॉपी है और आपके बच्चों का अगर 60% भी नहीं बन पाता है, तो मोस्ट ऑफ द बच्चे बहुत सारे जॉब से बाहर हो जाएंगे। तो मार्क्स में लीनियंसी की बात नहीं कही जा रही है, बट एटलीस्ट कम से कम डिसेंट मार्क्स देना चाहिए एज पर द क्वेश्चन। यदि आंसर लिखा गया है तो मार्क्स भी अकॉर्डिंगली होना चाहिए, एंड द मार्क्स इज नॉट जस्टिफाइंग द आंसर। अगेन इट्स अनफॉर्चुनेट, बट एनीवेज आपको लिखना कैसे है, मार्किंग कैसे होती है, और आप कैसे मार्क्स ला सकते हैं, आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ चुकी होगी, और ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, जहाँ पर कि आपने क्वेश्चन पैटर्न को जाना, क्या क्या क्वेश्चन आता है इसके बारे में आपने जाना, और साथ में आपने ये जाना कि क्वेश्चन कैसे लिखना है, मार्क्स कैसे आता है। नेवर गेट डिसअपॉइंटेड बाय लेस मार्क्स। अल्टीमेटली आपका नॉलेज मैटर करता है, बट हाँ मार्क्स भी मैटर करता है। सो ये सोचने वाली बात है संस्था की। आई होप अगर संस्था में कोई इस तरह के वीडियो को अगर देख रहे होंगे तो शायद थोड़ा जस्टिफाई कर पाएंगे स्टूडेंट के साथ। इट इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द पर्सन हु इज़ रियली चेकिंग द कॉपी। आप एटलीस्ट कम से कम डिसेंट मार्क दें, बिकॉज मार्क्स का वैल्यू है। यदि आप गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं, बहुत सारे जॉब में जाते हैं जहां पर कि मार्क्स फर्स्ट एसेंशियल एंट्री के लिए क्राइटेरिया है, मैटर करता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस टाइम।
दोस्तों, इस तरह के वीडियो को बनाने में काफी समय, मेहनत और रिसोर्सेस लगता है। आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर शेयर करें ताकि एबनिशियो टीम को प्रोत्साहन मिले तथा आपके द्वारा दिए गए फीडबैक पर काम करके और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक लाया जा सके। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो with needy one. Thank you for watching videos. Thanks a lot.